ये जो जहाज़ आप देख रहे हैं ये किसी बंदरगाह में नहीं खड़े। इनके आसपास समुद्र भी नहीं है। ये जहाज़ एक रेगिस्तान के बीच फंसे हुए हैं। कभी इनके नीचे 60 फीट गहरा पानी हुआ करता था। आज इनके नीचे सिर्फ रेत और नमक मौजूद है। ये जगह है एरल सी। कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच मौजूद ये विशाल झील जो कभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी। साल 1960 में इसका एरिया लगभग 68,000 किलोमीटर्स था। यह इतना बड़ा था कि स्पेस से साफ दिखाई देता था। एरल सी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही दशकों में इसका लगभग 90% हिस्सा गायब हो गया। यहाँ लाखों लोग रहा करते थे, हज़ारों नावें चलती थी और पूरा फिशिंग इंडस्ट्री इस पानी पर टिका हुआ था। लेकिन सिर्फ कुछ ही दशकों में यह समुद्र इतना सिकुड़ गया कि इसके बड़े हिस्से पूरी तरह गायब ही हो गए। सैटेलाइट इमेजेस में ये बदलाव साफ दिखाई देता है। जहाँ कभी नीला पानी था वहाँ आज सफ़ेद नमक और सिर्फ ज़मीन है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि एरल सी को किसी अर्थक्वेक, सुनामी या क्लाइमेट डिज़ास्टर ने नहीं मिटाया, इसे इंसान ने मिटाया। एक सरकार के फैसले, कुछ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स और कॉटन उगाने की दौड़ ने मिलकर एक पूरे समुद्र को पृथ्वी के नक्शे से गायब कर दिया। और जब पानी पीछे हटता गया तो अपने साथ सिर्फ मछलियाँ नहीं ले गया, वह शहरों की इकनॉमी, लोगों की जॉब्स, उनके कल्चर और पूरी पीढ़ियों की यादें भी साथ ले गया। ये कहानी है एरल सी की। हिस्ट्री के सबसे बड़े इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स में से एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, पॉलिटिक्स, साइंस और इंसानी गलती सब एक साथ टकराते हैं। लेकिन यह सब की शुरुआत कैसे हुई? एक पूरा समुद्र आखिर गायब कैसे हो सकता है? इसके लिए हमें वापस जाना होगा 1960s के सोवियत यूनियन में, जहां एक एम्बिशियस प्लान ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। 1960s में सोवियत यूनियन दुनिया को दिखाना चाहता था कि वह अमेरिका से कम नहीं है। हर जगह कंपटीशन चल रहा था, स्पेस, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में। इस दौरान सोवियत लीडर्स ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। सेंट्रल एशिया के सूखे रेगिस्तानी इलाकों को कॉटन के खेतों में बदल दिया जाए। अगर कॉटन बड़े लेवल पर उगाया जाए तो सोवियत यूनियन दुनिया का कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन सकता था। उस समय कॉटन को वाइट गोल्ड कहा जाता था, क्योंकि इसे बेचने पर उस समय बहुत पैसे आते थे। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता था, और इस इलाके में सबसे बड़ा पानी का सोर्स था एरल सी। इस सी को दो बड़ी नदियां भरती थी, सियार दरिया और अमू दरिया। ये नदियां पहाड़ों से निकलकर हज़ारों किलोमीटर्स का सफ़र तय करती थी और आखिर में एरल सी में गिरती थी। इंजीनियर्स ने सोचा, अगर इन नदियों का पानी खेतों की तरफ मोड़ दिया जाए तो रेगिस्तान को खेती में बदला जा सकता है। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट। हज़ारों किलोमीटर्स लंबी कैनाल्स बनाई गई। बुलडोजर्स ने रेगिस्तान को काटकर पानी के रास्ते बनाए। पानी सीधा कॉटन फील्ड्स तक पहुंचाया जाने लगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। कॉटन की प्रोडक्शन भी तेज़ी से हो रही थी। सोवियत रिपोर्ट्स में इसे एक इंजीनियरिंग मिरेकल बताया गया। मॉस्को में बैठे लीडर्स बेहद खुश थे क्योंकि उनके टारगेट्स पूरे हो रहे थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कैनाल्स बहुत ही इनसफिशिएंट थी। रास्ते में ही बहुत सारा पानी रेत में रिस जाता था, यानी पानी खेतों तक पूरी तरह पहुंच भी नहीं रहा था, लेकिन एरल सी से निकल ज़रूर रहा था। एरल सी के किनारे रहने वाले लोगों को ये बदलाव सबसे पहले महसूस हुआ। पानी हर साल थोड़ा पीछे हटने लगा। पोर्ट्स किनारे से दूर होने लगे। मछुआरों को अपनी नावें पानी तक खींचकर ले जानी पड़ती थी। सरकार को लगा कि इतना बड़ा सी थोड़ा छोटा हो जाएगा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन असली प्रॉब्लम यह थी कि नदियों का पानी अब एरल सी तक पहुंच ही नहीं रहा था। जो पानी हज़ारों सालों से सी को जिंदा रखता था, वह अब कॉटन के खेतों में ख़त्म हो रहा था। किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि यह सिर्फ एक लेक नहीं, बल्कि वहाँ के इकोसिस्टम का एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम था। और जब उसके पानी की सप्लाई कट गई तो एरल सी की मौत शुरू हो चुकी थी। 1970 तक एरल सी साफ तौर पर सिकुड़ने लगा था। पहले लोगों को लगा कि शायद ये टेम्परेरी बदलाव है, लेकिन हर साल पानी और पीछे जाता गया। 1980 तक हालात इतने ख़राब हो गए कि कई फिशिंग बोट्स पानी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। जो पोर्ट्स कभी समुद्र के किनारे थे, वह अब सूखी ज़मीन के बीच खड़े थे।
नदियों का ज़्यादातर पानी खेतों में जा रहा था, इसलिए एरल सी तक लगभग कुछ भी नहीं पहुंच रहा था। 1987 में यह समुद्र दो हिस्सों में टूट गया, नॉर्थ एरल सी और साउथ एरल सी। सैटेलाइट इमेजेस में ये ऐसा दिख रहा था जैसे किसी ने बीच में से समुद्र को दो हिस्सों में काट दिया हो। इसके बाद गिरावट और तेज़ हो गई। 2000 की शुरुआत तक साउथ वाला हिस्सा लगभग ख़त्म हो चुका था। फिर 2014 में नासा की सैटेलाइट इमेजेस ने दुनिया को दिखाया कि साउथ एरल सी पूरी तरह सूख चुका है। जहाँ कभी गहरा नीला पानी था, वहाँ अब सिर्फ सफ़ेद नमक और सूखी रेत बची थी। सबसे शॉकिंग दृश्य था रेगिस्तान में खड़ी हुई जहाज़ों की कब्रें, रस्टेड शिप्स, जिनके नीचे कभी पानी होता था, अब सूखी ज़मीन पर फंसे हुए थे। कई गांव जो पहले समुद्र के किनारे थे, आज पानी से 100 से 150 किलोमीटर दूर थे। इसको आप ऐसे भी कल्पना कर सकते हैं, आप एक फिशिंग विलेज में पैदा हुए और कुछ ही दशकों में आपके गाँव के सामने से पूरा समुद्र ही गायब हो गया। लेकिन असली तबाही तब शुरू हुई जब समुद्र की तलहटी बाहर आने लगी। सालों तक खेतों से बहकर आने वाले पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और टॉक्सिक केमिकल्स उसी तलहटी में जमा होते रहते थे। जैसे ही पानी सूखा, तेज हवाएं उस जहरीली धूल को उठाकर आसपास के गांवों और शहरों तक ले जाने लगी। लोग हर दिन वह धूल सांस के साथ अंदर ले रहे थे। अस्थमा, लंग डिजीज और कैंसर के केसेस तेजी से बढ़ने लगे। बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा। कई डॉक्टर्स ने इसे एरल सी सिंड्रोम कहना शुरू कर दिया। इसी बीच पूरी फिशिंग इंडस्ट्री भी टूट गई। 1960 में एरल सी हर साल लगभग 40,000 टन मछलियाँ देती थी। हज़ारों लोग फिशिंग, फिश प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंट थे। लेकिन जब पानी खारा होता गया तो मछलियाँ मरने लगी। 1980 तक कमर्शियल फिशिंग लगभग ख़त्म हो चुकी थी। मोयनाक जैसे शहर जो कभी सोवियत यूनियन के बड़े फिशिंग पोर्ट्स थे, धीरे धीरे गोस्ट टाउन्स बन गए। फैक्ट्रीज बंद हो गईं, जॉब्स ख़त्म हो गईं और लोग मजबूरी में अपने घर छोड़कर दूसरे शहरों में जाने लगे। एक पूरा समुद्र सिर्फ मैप से नहीं मिटा था, उसके साथ एक पूरी इकोनॉमी, एक पूरा कल्चर और लाखों लोगों का फ्यूचर भी टूट चुका था। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। एरल सी के बीच में एक आइलैंड हुआ करता था जिसका नाम था वोज़रोदेनिये आइलैंड। सोवियत यूनियन ने इस आइलैंड पर एक सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन्स लैब बनाई थी। यहाँ एंथ्रेक्स, प्लेग और दूसरे डेंजरस बैक्टीरियाज पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। सब कुछ पूरी सिक्रेसी में होता था। आम लोगों को पता भी नहीं था कि समुद्र के बीच एक ऐसी जगह भी मौजूद है। फिर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। साइंटिस्ट्स वहाँ से जल्दबाजी में निकल गए। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल वहीं दफन रह गए। जब एरल सी सूखने लगा तो ये आइलैंड धीरे धीरे मेनलैंड से जुड़ गया। यानी जो जगह पहले चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी, वहाँ अब ज़मीन के रास्ते पहुँचा जा सकता था। बाद में अमेरिका और कजाकिस्तान ने वहाँ क्लीन अप ऑपरेशन चलाया, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज भी उस जगह की जानकारी पूरी पब्लिक नहीं हुई है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बीच एक छोटी सी होप भी दिखाई दी। 2005 में कजाकिस्तान ने कोकराल डैम बनाया। इसका मकसद था नॉर्थ एरल सी में बचा हुआ पानी रोकना और उसे फिर से भरना। और हैरानी की बात यह है कि यह प्लान काम कर गया। कुछ सालों में एरल सी का वाटर लेवल बढ़ने लगा। कई फिश स्पीसीज वापस आने लगी। कुछ फिशरमैन जो अपना गांव छोड़ चुके थे वापस लौटने लगे। यानी एरल सी का एक हिस्सा पूरी तरह से नहीं बचा, लेकिन उसे आंशिक रूप से वापस लाया जा सका। साउथ एरल सी के साथ ऐसा नहीं हुआ। साइंटिस्ट मानते हैं कि उसे पुराने आकार में वापस लाना लगभग नामुमकिन है। उसे भरने के लिए इतना पानी चाहिए जितना अब नदियां दे ही नहीं सकती, क्योंकि वह पानी आज भी खेती, शहरों और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो रहा है। यानी नॉर्थ एरल सी को आंशिक रूप से बचाया जा सका, लेकिन साउथ एरल सी का बड़ा हिस्सा अब इतिहास में खो चुका है। जहाँ कभी गहरा नीला पानी था, वहाँ आज रेगिस्तान, नमक और जहाज़ों की कब्र है। एरल सी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं है कि वो सूख गया। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम जानते हैं वह सूखा, फिर भी उसके पुराने रूप में उसे वापस नहीं ला सकते। एरल सी की कहानी सिर्फ सोवियत हिस्ट्री की पुरानी गलती नहीं है, ये आज की दुनिया के लिए एक वार्निंग है। लेक चार्ट पिछले कुछ दशकों में बहुत छोटा हो चुका है। डेड सी हर साल नीचे जा रहा है। लेक मेयार जैसे बड़े वाटर रिजर्वायर्स भी रिकॉर्ड लो लेवल्स तक पहुंच चुके हैं। जगह अलग है लेकिन पैटर्न एक जैसा है।
ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकालना, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स और लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डैमेज। एरल सी ने हमें एक बहुत बड़ा सबक भी दिया। जब एक पूरा समुद्र गायब होता है तो सिर्फ मैप पर नीला रंग नहीं मिटता, उसके साथ लोगों की जॉब्स, उनके कल्चर, उनकी मेमोरीज और पूरी पीढ़ियों का फ्यूचर भी बदल जाता है। रेगिस्तान में खड़े वह जंग लगे हुए जहाज़ आज भी वहीं हैं। किसी ने उन्हें वहाँ रखकर म्यूज़ियम नहीं बनाया, वह बस वहीं रह गए जब पानी उनके नीचे से चला गया। और शायद वही जहाज़ हमसे एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या इंसान अपनी गलतियों से सीखता है या हर जनरेशन वही गलती दोबारा करती है? बस इस बार उसका नाम कुछ और हो सकता है।